धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आज है 25 जनवरी। आज का दिन मतदाता दिवस के तौर पे मनाया जाता है। धाकड़ खबर आपसे अपील करना चाहता है कि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और ये चुनाव देश के लिए काफी महत्वपूर्ण चुनाव हैं। इन चुनाव में अपने मताधिकार का बहुत ही जिम्मेदारी से होशमंदी के साथ प्रयोग कीजिए। पर तारीख का जिक्र जो किया मैंने कि आज 25 जनवरी है, वो इसलिए कि परसों था 23 जनवरी, पराक्रम दिवस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनाने की एक नई शुरुआत कर दी है और उसी से अब गणतंत्रता दिवस का जो समारोह है, पहले जो 26 जनवरी को शुरू होता था, वो अब 23 जनवरी को ही शुरू कर दिया गया है। लेकिन मैं 23 जनवरी का जिक्र इसलिए आपके सामने कर रहा हूं क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर वो शुरू किया गया। उनका एक नारा है, वो कहते हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। पर लगता है भाजपाइयों ने एक नारा अपना लिया है कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नफरत दूंगा, जहर दूंगा, जहरीले भाषण दूंगा। आपको यकीन नहीं आ रहा है? 3 खबरें मध्य प्रदेश से सामने आ रही हैं, वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। उन्हें देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि बिल्कुल ये सच है कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नफरत दूंगा। एक मुस्लिम शख्स, एक जैन समुदाय के जो संत हैं, वो एक्सपायर हो जाते हैं, उनका निधन हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है, उनकी समाधि के लिए अपनी ज़मीन दान कर देता है। बावजूद इसके नफरत वाले लोग, नफरत फैलाने से बात नहीं आ रही, एक मुस्लिम के घर में आग लगा दी जाती है, उसके ऑटो में आग लगा दी जाती है, पूरे परिवार के साथ मारपीट की जाती है और प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जो खुद को साध्वी कहती हैं, आतंकवाद के मामले में जमानत पर रिहा चल रही हैं, भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, उन्हें एक मज़ार से दिक्कत हो जाती है। कहती हैं कि वो मज़ार वहाँ क्यों बना हुआ है। बारी बारी से हर तस्वीर आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं खंडवा से आ रही खबर का। खंडवा का जिक्र हुआ तो मुझे लगता है आपको किशोर दा को याद जरूर करना चाहिए। फिल्मी दुनिया में उनके गाए हुए गीत आज भी अमर हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए हैं कि इस सरजमी को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो खंडवा में दीपक उर्फ बंटी उपाध्याय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस पर आरोप था कि एक मुस्लिम शख्स जिसका नाम शौकत अली, उसके साथ मारपीट करने का, उसके परिवार के साथ मारपीट करने का, मारपीट करके उनको अस्पताल तक पहुंचाने का, मंदिर में तोड़फोड़ करने का, सलीम नाम के एक शख्स का ऑटो जलाने का। FIR दर्ज हो जाने के बाद वो भागा भागा फिर रहा था। उसने अपना भेष भी बदल लिया था, वेशभूषा पंडितों वाली बना ली थी। वैसे भी ब्राह्मण ही है, पंडितों वाली वेशभूषा अपना ली तो कौन सा उसने कुछ गलत कर दिया। इटारसी के रास्ते वो होशंगाबाद पहुंच गया था और अब बैतूल में वो रह रहा था। पुलिस ने 2 दिनों की सघन कोशिशों के बावजूद उसको आखिर गिरफ्तार कर लिया। उस पर अब NSA भी लगा दिया गया है। जी हां, खबर इसलिए बड़ी है कि इस पर NSA लगा दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके हम कुछ और सवाल जिम्मेदारी के साथ उठाना चाहते हैं। इसका एनकाउंटर क्यों नहीं किया गया? ठीक है, एनकाउंटर में इसको ढेर नहीं कर सकते थे, लेकिन एनकाउंटर तो कर सकते थे। पैर में गोली जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस मारती है, वैसे इसके पैर में गोली मार के तो इसको गिरफ्तार किया जा सकता था। दूसरा, इसका घर अभी तक क्यों नहीं ढाया गया है? इस पर UAPA क्यों नहीं लगाया गया? इसने जिस तरीके का नुकसान मुस्लिम परिवार का ऑटो जला के, उसके घर में आगजनी करके, तोड़फोड़ करके, मंदिर में तोड़फोड़ करके किया है, उसकी वसूली के लिए इसका सड़क किनारे होर्डिंग क्यों नहीं लगाया गया? ये तमाम सवालात खड़े हो रहे हैं। ये इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये कोई मामूली अपराधी नहीं है, ये एक पेशेवर अपराधी है। इस पर 27-28 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस इसकी तलाश में लगी हुई थी, लेकिन अब पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है और इस पर इनाम महज 20,000 रुपये का था। इतने बड़े अपराधी पे 20,000 रुपये का इनाम क्यों था? एनकाउंटर क्यों नहीं किया? और तमाम चीज़ें जो सवाल हमने उठाए हैं, उन सब का पालन पुलिस ने क्यों नहीं किया? खैर, जाने दीजिए। कुल मिलाकर बड़ी बात यह है कि इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इसको जेल में डाला जा रहा। हो सकता है जेल से बैठ के ये अपनी शहनशाही और गुंडई चलाना शुरू कर दे, बोलना शुरू कर दे वहीं से कि मैं बंटी उपाध्याय बोल रहा हूँ, इतना पैसा भिजवा देना। जब ऐसे अपराधियों को पुलिस ऐसे संरक्षण देगी, उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करेगी, तो उनके हौसले बढ़ते हैं और बाहर इलाके में फैले हुए उनके गुंडे चले चपाटे वो दूसरी तरीके का काम करते हैं। लेकिन हमारा ये खबर बताने का मकसद ये है कि नफरत इतनी है कि मुस्लिम के घर में तोड़फोड़ कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, उसके ऑटो को जला दे रहे हैं। और दूसरी ओर इनकी जो वो सांसद हैं, वो क्या कर रही हैं, देख लीजिए। ये खबर हमारे पास भोपाल से आई है। वैसे भोपाल की ही सांसद हैं, आप जानते हैं, खुद को साध्वी कहती हैं, नाम है प्रज्ञा सिंह ठाकुर। वो एक मीटिंग में मौजूद थी। सांसद हैं तो मीटिंग में भी जाएंगी, प्रशासनिक अधिकारी उनको बुलाएंगे भी। सड़क सुरक्षा समिति की मीटिंग थी, उस मीटिंग में वो भड़क गई और उन्होंने कहा कि VIP रोड पर फ्लाईओवर बन गया, वहां पे मजार कैसे है? आज भी जब फुटपाथ बन गया तो मजार कैसे बच के रह गया? तो सुन लीजिए उनकी जबानी। आदमी पैदल नहीं चले, तो जिस समय निर्माण हुआ था उसका क्या वो स्थान था? नहीं था।
बहुत पुराना देखिए देखिए नहीं है, और उस स्थान को बनाया भी नहीं, बाद में बनाया गया उस नहीं है स्थान। मैडम, आप कैसी बात कर रहे हैं? वो स्थान वहाँ फुटपाथ बनने से पहले था। जब वीआईपी रोड का चौड़ीकरण हुआ है तब उस स्थान को यथावत रखते हुए फुटपाथ का निर्माण हुआ है। आप इसको एक बार वेरीफाई करेंगे। अब वेरीफाई करिए, हमें कोई दिक्कत। और उस स्थान पर क्या, तो क्यों बनाया वहाँ फुटपाथ पाथवे क्यों बनाया? क्योंकि हमें सड़क चौड़ी करनी थी, इससे पहले तो सड़क चौड़ी करनी थी, तो आप पैदल वहाँ चलेंगे तो उस धार्मिक भावना का क्या जिसपे पैर पड़ेंगे? उसी बात है ना, उसकी एक बार प्लानिंग कर देते हैं क्या क्या हटा सकते हैं। और जो चार पिलर खड़े करके तालाब में बनाया गया, वो भी बना है पहले से क्या? 2-3 साल हो रहे हैं, मैं देख रही हूँ उसको। पुराना एक बार चेकआउट करा लो क्या क्या करना है। और पुराना भी है, आपने कई चीजें हटाई हैं। सुन लिया आपने, कोई पहली बार नहीं है जो ये किसी मस्जिद या मज़ार के बारे में इस तरीके की बातें बोल रही हैं। इससे पहले एक खबर हमने निकाली है, जो अक्टूबर महीने की खबर निकल के आई है 24 अक्टूबर की। यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय है, वहाँ पे अचानक इनको किसी ने बता दिया कि साहब वहाँ तो मस्जिद है, मस्जिद में बाहर के लोग नमाज पढ़ने जाते हैं। तो ये वहाँ पहुँच गए अचानक निरीक्षण करने के लिए, और उसको लेकर इन्होंने पुलिस को लेटर भी लिख दिया कि यहाँ पे बाहर के गुंडे नमाज पढ़ने आते हैं, लड़कियों की जान को खतरा है जो यहाँ पे बच्चियाँ पढ़ती हैं, इसलिए इस मस्जिद को यहाँ से हटाया जाए। ये मस्जिद अवैध रूप से बनी हुई है और अब इनको ये मज़ार जो है अवैध रूप से बना हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि खबरों के मुताबिक अधिकारियों ने कहा कि मज़ार पहले से बना हुआ था, फुटपाथ बाद में बना है, और फुटपाथ बनने के बाद भी मज़ार जो है रास्ते में कोई अवरोध पैदा नहीं कर रहा है, लेकिन इनकी आंखों में ज़रूर खटक रहा है, नफरत भरी हुई है ना अंदर। इसलिए अब देखिए एक अहम तस्वीर, ये तस्वीर आई है मध्य प्रदेश के नीमच से। नीमच में एक मुस्लिम शख्स जिसका नाम है अशरफ मेव, जानते हैं ना मेव किन्हें कहते हैं? मेवातियों को, जिनके नाम पे रोजाना सुदर्शन टीवी, जी न्यूज़, अलाने फलाने ढिकाने, इंडिया टीवी, कैसी रिपब्लिक रोज नफरत फैलाते रहते हैं, उन्हीं को मेवाती कहा जाता है, जिनके नाम में मेव लिखा होता है। ये खबर नीमच से आई है। मध्य प्रदेश के नीमच में सिंघोली एक नगर पालिका परिषद पड़ती है, वहाँ के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। नाम इनका पूरा है अशरफ मेव उर्फ गुड्डू। इन्होंने अपनी ज़मीन जैन समुदाय के एक संत का निधन हो जाने के बाद उनकी समाधि बनाने के लिए दान दे दी। हालांकि जैन समुदाय के लोग जो है फ्री में ज़मीन लेने के लिए तैयार नहीं थे, वो तो खरीदने के लिए आए थे। रात को इनके घर पहुँचे थे और उन्होंने कहा कि वो जो भी कीमत चाहें वो दे सकते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि अल्लाह का यही हुक्म है कि मेरी ज़मीन पर जैन समुदाय के संत की समाधि बने। इसके बाद बताया जा रहा है कि एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, उस प्रोग्राम में इनको सम्मानित किया गया, और सम्मानित करने के लिए जो शिवराज सिंह सरकार के मंत्री हैं, जिनका नाम हमारे पास छपा है ओम प्रकाश सकलेचा, उन्होंने सम्मानित किया है इनको बाकायदा प्रोग्राम के अंदर। विनयांजलि कार्यक्रम जो किया जाता है उसमें इनको सम्मानित किया है। अब आपको ये जान लेना चाहिए कि वो संत कौन हैं जिनके नाम पर ये ज़मीन दी गई है। देखिए नीमच ज़िला है, सिंघोली यहाँ का एक कस्बा है, और सिंघोली कस्बे के वो संत हुआ करते थे। नाम है उनका श्री शांति सागर जी महाराज। उनकी सभी धर्मों के लोग बहुत इज्जत करते थे। उनका निधन हो गया, और उनके निधन के बाद जो भी जैन समुदाय की परंपराएं हैं उसके हिसाब से तय किया गया कि फला ज़मीन पर इनका जो है समाधि बननी चाहिए। लेकिन जो पता चला कि वो ज़मीन तो फला शख्स की और वो मुस्लिम है, तो ये उसके पास पैसा लेके गए, लेकिन उन्होंने पैसा लेने से मना कर दिया। तो नफ़रतों के बीच ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आती रहती हैं, लेकिन नफ़रत वालों को ऐसी तस्वीरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको याद होगा कोरोना के दौर में बहुत सारे हिंदू लोग अपने परिवार के लोगों की लाशों को छोड़ के भाग गए। हिंदू नौजवानों ने एक के बाद एक जगह पर तमाम पूरे देश से तस्वीरें आई कि उनकी अर्थियों को उठाया, कांधा दिया, शमशान घाट तक ले जाके अंतिम संस्कार किया। इसी तरीके से हमने कोरोना के दौर में देखा होगा, जब प्लाज्मा देने की बात आई तो तबलीगी जमात के वही लोग सामने आए जिनके ऊपर दुनिया भर के आरोप कोरोना फैलाने के लगाए गए। लेकिन यहाँ एक सवाल जो सबसे अहम है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। ये खबर जैन समुदाय से जुड़ी हुई है। अमित शाह को जानते हैं आप कौन है? अमित शाह जैन समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, और सबसे ज़्यादा मोदी सरकार में अगर मुसलमानों के खिलाफ कोई अपनी जहनियत खुले तौर पे प्रदर्शित करता है तो वो देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं। कोई भी मौका वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ अब कम से कम अमित शाह को आगे आना चाहिए और उन्होंने कहना चाहिए कि खबरदार, मैं जैन समुदाय का सबसे बड़ा नेता हूँ भारत का, और जैन समुदाय मुसलमानों की दी हुई मुफ्त की ज़मीन पर जो समाधि बनवाने की कोशिश कर रहा है वो नहीं बनानी चाहिए। इस पर उन्हें आके स्पष्टीकरण देना चाहिए, कहना चाहिए, यहाँ भी उन्हें बोलना चाहिए, या जैन समुदाय के लोगों को बोलना चाहिए कि अमित शाह हमारे प्रतिनिधित्व नहीं है, वो एक राजनेता हैं और अपनी राजनीति के तौर पर वो जो भी भाषा बोलते हैं वो उनकी पर्सनल भाषा है, उससे जैन समुदाय का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दोनों तरफ से इस मामले पर हमेशा खामोशी दिखती है।
और सब लोग अपनी अपनी रोटियां सेकते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये एक अच्छी खबर थी, मुझे लगा कि आपको रूबरू कराया जाए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।